अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है और ये किस तरह से अमल में आती है। गैसेस के एक्सचेंज को ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहा जाता है। इसी को ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा जाएगा। डेफिनेशन हम लेंगे, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। लंग्स में हवा का जाना और हवा का बाहर आना, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है या फिर वेंटिलेशन कहा जाता है। इसका मैकेनिज्म किस तरह से वर्किंग करता है। लंग्स के अंदर कोई पंप नहीं लगा हुआ, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो एयर को ड्रा कर सके या एयर को पुल कर सके, यानी हवा को खींच के लाने का या धकेल के निकालने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। फिर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है, एयर मूव किस तरह से करती है। एयर की मूवमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर इन लंग्स। लंग्स के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर है या पॉजिटिव प्रेशर है, ये डिसाइड करेगा कि एयर की इनवर्ड मूवमेंट है या एयर की आउटवर्ड मूवमेंट है। अब बात करेंगे हम ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग की, यानी ब्रीदिंग के लिए कौन से ऑर्गन्स वर्किंग कर रहे हैं लंग्स के अंदर। जब हमने बात कर ली कि यहाँ कोई पंप नहीं है, एयर को ड्रा नहीं किया जा रहा, एयर को पुल नहीं किया जा रहा, तो फिर किस तरह से लंग्स के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर है वो किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ हमारे पास दो तरह के मसल हैं। स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ एक शीट है जिसको डायाफ्राम कहा जाता है। तो डायाफ्राम जो है वो कहाँ पे है, थोरेसिक और एब्डोमिनल जो कैविटी है, यानी चेस्ट कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए चेस्ट की जो बेस है उसको बना रहा है ये डायफ्राम। तो ये स्केलेटल मसल से मिलकर बना होता है। ये वर्किंग कर रहा है लंग्स की एक्सपेंशन और लंग्स की स्पेस बनाने में या स्पेस को कम करने में। और यही स्पेस कम होना या स्पेस ज्यादा होना प्रेशर को कम या ज्यादा करेगा। सेकेंड थिंग इसमें होती है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल कौन से हैं? रिब के जो पेयर्स हैं, यानी जितने भी जो है हमारी पसलियां होती हैं, पसलियों के साथ लगे हुए हर दो पसलियों के दरमियान में पड़े हुए जो मसल्स होते हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इन मसल से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से लंग्स में स्पेस इसमें बढ़ाई या कम की जाती है, और यही स्पेस का बढ़ना और कम होना क्या करता है, प्रेशर को चेंज करता है। अब ब्रीदिंग के अंदर हमारे पास दो मैकेनिज्म है, एक इंस्पिरेशन और इसको इनहेलेशन भी कहा जाता है। सांस का अंदर जो है वो जाना या हवा का लंग्स के अंदर जाना इंस्पिरेशन और इनहेलेशन कहलाता है, जबकि सांस को बाहर निकालना या हवा को बाहर की तरफ धकेलना या बाहर निकालना सांस को, ये एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन कहलाएगा। इंस्पिरेशन टेकिंग इन ऑफ एयर इनटू दी लंग्स, लंग्स के अंदर हवा का जाना इंस्पिरेशन और इनहेलेशन है। इसके मैकेनिज्म के अंदर जब हम ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं, वेंटिलेशन के ऑर्गन की बात करते हैं, तो दो ऑर्गन है, उन्हीं दो की हम कंडीशन ले लेंगे कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या रिलैक्स। और यही इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि दोनों मैकेनिज्म्स के अंदर ही और दोनों तरह के जो ऑर्गन है वो एक ही कंडीशन में होते हैं, यानी इंस्पिरेशन के अंदर चाहे डायफ्राम हो चाहे इंटरकोस्टल मसल हो, दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके एक डिफरेंट वे से इन्होंने स्पेस बढ़ानी, यानी दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है, लंग्स के अंदर एक्सपेंशन आती है, लंग्स में स्पेस ज्यादा होती है और स्पेस ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम होता है। अच्छा जी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और मोर स्पेस आ जाती है, लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए जगह मिल जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रहे हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी दो जो कॉमन चीज है दोनों के अंदर वो है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम भी है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल भी है, लेकिन डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये लेस जो है कह लीजिए डोम लाइक होती है या फ्लैट हो जाती है ये स्केलेटल मसल की शीट, जिसकी वजह से स्पेस बढ़ जाती है। इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स अपवर्ड रेज होती हैं, रिब केज अपवर्ड मूव करता है, और इसकी अपवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारी
पसलियां हैं, इनके ऊपर उठने की वजह से लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलती है। और यही चीज है, स्पेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा, स्पेस इंक्रीज होनी है और प्रेशर यहाँ पे क्या होना है, डिक्रीज होना है। अब लंग्स एक्सपेंड कर गए ड्यू टू एडहेरेंस ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के इर्द पड़ी हुई है हमारे पास डबल जो मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन, इसमें विजरल मेम्ब्रेन भी आ रही है और इसके अंदर पैरिटल मेम्ब्रेन भी आ रही है। दोनों मेम्ब्रेन की वजह से, उनकी एडहेरेंस की वजह से लंग्स एक्सपेंड कर गए, स्पेस ज्यादा होगी, स्पेस ज्यादा हो जाने की वजह से प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रेशर ने डिक्रीज होना है, स्पेस ने इंक्रीज करना है, प्रेशर ने डिक्रीज करना है, और दोनों तरह के मसल्स ने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब इसको याद रखने के लिए आई और सी जो है ना याद रख लीजिए, आई और सी, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन दोनों ही आई से शुरू हो रहे हैं, और डायफ्राम हो या इंटरकोस्टल मसल हो, ये सी से कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो याद करना है, दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्पेस इंक्रीज हो रही है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। एयर मूव करेगी इनसाइड द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्योंकि लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, आउटसाइड द बॉडी जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर है वो ज्यादा है। अब हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है, हवा लंग्स के अंदर आ गई। अब बात करेंगे हम एक्सपिरेशन की, इसको एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, मूविंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, हवा ने लंग्स से बाहर निकलना है, सांस को बाहर छोड़ा जाना है। यहाँ पे भी इसको धकेलने के लिए कोई चीज नहीं है, प्रेशर का ही चेंज आएगा, स्पेस में ही चेंजिंग आएगी, जिसकी वजह से एयर ने मूव करना है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसके मैकेनिज्म के अंदर हम लेंगे कि जो पहले लंग्स की एक्सपेंशन आई हुई थी, उस एक्सपेंशन की वजह से एक इलास्टिक टेंशन क्रिएट हो रही है थोरैसिक के मतलब रीजन है इसके अंदर, और साथ ही लंग्स के अंदर। इस इलास्टिक टेंशन को रिलीव करवाने के लिए और इसको रिलैक्स करने के लिए, चाहे हो डायफ्राम चाहे हो इंटरकोस्टल मसल, दोनों ने क्या करना है, रिलैक्स करना है। और इसके लिए जो एब्रीवेशन बनानी है आपने वो होगी ER। एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन के लिए E, और डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। यहां पे ये इंस्पिरेशन के अंदर था IC, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन आ रही है दोनों ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग के अंदर, जबकि एक्सपिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, डायफ्राम भी और इंटरकोस्टल मसल दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा, डायफ्राम की रिलैक्स करने की वजह से शेप चेंज होकर मोर डूम लाइक हो जाती है, स्पेस कम हो जाती है। इंटरकोस्टल मसल के रिलैक्स करने की वजह से रिब केज वापस जो पहले उठा हुआ था वो वापस अपनी जगह पे आता है। जब रिब केज नीचे वापस अपनी जगह पे जाएगा तो उससे जो पहले जगह ज्यादा बनी हुई थी वो जगह कम हो जाएगी। इनवर्ड मूव कर रहा है रिब केज, जिसकी वजह से स्पेस क्या हो रही है, डिक्रीज। अब स्पेस डिक्रीज हो रही है तो अल्टीमेट बात है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। जब प्रेशर, एयर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा और लंग्स जो है रिकॉइल करेंगे अपनी जगह, पहले एक्सपैंड किए थे अब रिकॉइल करके वापस अपनी जगह पे आ गए। सो एयर का जो प्रेशर है वो लंग्स के अंदर, स्पेस कम है, प्रेशर ज्यादा है और हवा ने मूव करना है कहां से कहां, हायर एयर प्रेशर से लोअर एयर प्रेशर की तरफ। सो एयर मूव करेगी, लंग्स से निकलकर बाहर जाएगी, आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है। अब ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है, कौन सी चीज है जो हम सोए हुए हों, जागे हुए हों, हम कोई काम कर रहे हो, हम रिलैक्स हों, हर सूरत में ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को कंटिन्यूअस रखने के लिए जो कंट्रोल होता है ये कहाँ पे मौजूद होता है, किसने कंट्रोल करना है इसको, न्यूरॉन्स के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये न्यूरॉन्स का कंट्रोल सेंटर है कहाँ पे, ये ब्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ब्रेन का जो स्टेम होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने के लिए, यानी ये जो हमारी गुद्दी है यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा जो पार्ट है इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने इस ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को कंट्रोल करना है हर सूरत में। होगा क्या, न्यूरॉन्स ने सिग्नल भेजने हैं, किसको भेजने हैं, इंटरकोस्टल मसल को भी भेजने हैं और
डायफ्राम को भी भेज रहे हैं। और जैसे Inhalation, the diaphragm contracts and moves downward, expanding the lungs as air flows in. During exhalation, the diaphragm relaxes and moves upward, the lungs recoil, and air flows out. तो इंटरकोस्टल मसल को भी पैगाम आया, डायफ्राम को भी पैगाम आया, और इस पैगाम के नतीजे में ये दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्पेस बढ़ती है, प्रेशर कम होता है, हवा बॉडी के अंदर आ जाती है और इंस्पिरेशन का अमल मुकम्मल होता है। जैसे ही मेडुला ऑब्लांगेटा के न्यूरॉन्स सिग्नल भेजना बंद करते हैं, सिग्नल स्टॉप होते हैं, सिग्नल स्टॉप होते ही इंपल्स रुकती है, और जो पहले इनको सिग्नल मिल रहा था और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्सेशन के नतीजे में क्या होगा, स्पेस जो है वो कम हो जाएगी और प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होनी है, एक्सपायरेशन होनी है। और इस तरह से ये ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है या वेंटिलेशन का जो मैकेनिज्म है, इसको कंट्रोल किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर।